हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 80 क्वेश्चन होगा। वो सारे क्वेश्चन जो है भूगोल के होंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से सिलेबस पर आधारित होगा। अगर आप लोग भूगोल विषय के TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 4 का, तो नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, और जो लोग TRE 3 का 22 ठीक है जुलाई को एग्जाम देना चाहता है, वह प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहता है, तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लें और उसको सॉल्व कर लें। आप लोग जो भी एक हफ्ते बचा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम यह भी चर्चा करेंगे जो अंतिम 7 दिन बचा हुआ है, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, और कितने कट ऑफ जा सकते हैं भूगोल विषय के, पुरुष और महिलाओं दोनों की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितने क्वेश्चन सही करने पे आप सेफ स्कोर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। अंत में 80 क्वेश्चन के बाद हम यह सब जानकारियाँ मतलब आपको देंगे, यानी कितने कट ऑफ जाएंगे और अंतिम 7 दिन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्यताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। तो अधिकतम जो सूर्यताप की प्राप्ति होती है वह 3 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी, ठीक है, और सूर्य उपसौर की स्थिति होती है। ठीक, 3 जनवरी को सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो 2 का हो जाएगा राइट आंसर बी, खासी पहाड़ी पे। जो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो जो पहाड़ी है वह बीच में मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस औषधि पादप का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी, सर्पगंधा का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, घड़ियाल जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो एकमात्र देश में पाई जाती है, यह केवल भारत में पाई जाती है। 4 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, तो जो भारत का लिंगानुपात है वह है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात आते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ज़्यादातर जो चक्रवात आते हैं यह आते हैं अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में, इस तरह से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अधिकतर जो चक्रवात आते हैं वह बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इससे आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राज्य सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी, पारिस्थितिकीय सूखा को भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत में जो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है वह है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और गुजरात का कच्छ क्षेत्र, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मानव भूगोल का कौन सा उपागम कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा राइट आंसर ए, स्थानीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यह है उत्तरी अमेरिका, बी है यूरोप, सी है अफ्रीका, डी है एक सदी। तो इसका राइट आंसर सी, अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे कौन है? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11, जननांगी संक्रमण की कौन सी अवस्था महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने वाली मृत की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक पुनर्उत्पादन करते हैं? तो यह प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था का जो विशेषता होता है उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, जबकि द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो उच्च रहता है लेकिन मृत्यु दर पे कंट्रोल हो जाती है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है? तो गुण में सकारात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम वर्णन है। इस चैनल पे अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, आप लोग 1000, 1200, 1500 लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन लाइक केवल 100 लोग मात्र करते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको भूगोल विषय का ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और BPSC, TGT, PGT, अदर राज्यों के TGT, PGT भूगोल विषय के जो भी छात्र हैं, यह चैनल उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 13, निम्न में से कौन सा एकल कृषि है? ठीक है, एकल कृषि के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार का, ठीक है, कृषि किया जाता है। तो इसमें डेयरी कृषि, रोपड़ कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, तीनों जो है एकल कृषि है। जैसे डेयरी कृषि में केवल एक ही प्रकार के, ठीक है, पशुओं को पाला जाता है,
जैसे केवल गाय का, ठीक है। रोपड़ कृषि, इसमें केवल एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाता है, या तो चाय, या तो नारियल, या तो कहवा, या तो काफ़ी। ऐसे ही वाणिज्यिक अनाज कृषि में एक ही प्रकार का फसल उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, ठीक है, मक्का, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस हलचल के कारण हलचल के कारण रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ होता है? तो भ्रंश के कारण रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, उसको कहते हैं पंचम क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो जो विश्व व्यापार है इसका संगठन है वह जिनेवा में स्थित है। जिनेवा जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा में कितने देश हैं? तो 7 देश स्थित हैं साप्टा में, जबकि सार्क में 8 देश हैं, ठीक है। सार्क और साप्टा दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अंथ्रोपोपत्तन है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों, सिंगापुर, रॉटरडम और कोपेनहेगन, तीनों अंथ्रोपोपत्तन है। अंथ्रोपोपत्तन वह पत्तन होता है जो, ठीक है, किसी जहाज के दूसरे देश से व्यापार, मान लीजिए कोई जहाज से व्यापार हो रहा है तो यह विश्राम स्थल होता है, ठीक है। यहाँ पे जहाज आती है, उसके बाद रुक के वहाँ पे सब लोग खाना पीना खा के, तेल, हवाई जो जलयान होता है उसमें फ्यूल भी भराते हैं। यहाँ यहाँ यह इसलिए इस तरह से अगर कह सकते हैं, जो अंथ्रोपोपत्तन है पूरी तरीके से समझिए विश्राम स्थल और जलयान में ईंधन भरने के लिए उसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी बस्तियाँ समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतराल पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी, आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। देखिए, रेखीय प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? रेल नाइल के किनारे, नदी के किनारे, इस तरह से सड़क के किनारे पाया जाता है, जबकि वृत्ताकार झील के किनारे, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, मेगालोपोलिस यानी विश्व नगरी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह जीन गाटमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए, जबकि मार्क जेफरसन ने प्रमुख नगर की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जबकि पैट्रिक गिडीज ने कन्वर्सेशन, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वेक्षण विभाग पूरे देश के स्थलाकृति मानचित्रों को किस मापनी पर व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर डी, 1 से अधिक, ठीक है। 1:2.5 लाख पे भी, 1:50,000 पे भी, 1:25,000 पे भी, इस सब पे बनाता है। जो लोग प्रैक्टिकल का नोट्स हमसे हमारा लिए होंगे उनको ये सब पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 22, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए है, 2 अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। बी है, सभी अयमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों पर गुजरते हैं। सी है, कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। डी है, एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से, यानी तीनों जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप चावल, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ए, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप से चावल, चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की कृषि को दर्शाया जाता है, जबकि एक मानक अक्षांश रेखा वाला प्रक्षेप, ठीक, जैसे कनाडा और उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका का बॉर्डर, नर्मदा घाटी, इस तरह से ये सब दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भूमि उपयोग का जनरेटर होता है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, परिवहन सुविधा, औद्योगिक इकाई और पूंजी, तीनों जो है भूमि उपयोग का जनरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी, स्थलरूपों का प्रदर्शन, यह मानचित्र और स्केच में अंतर नहीं होता है, जबकि मापक और उत्तर दिशा दोनों अंतर होता है। और अगर पूछ दे मानचित्र और स्केच में मूलभूत अंतर क्या होता है, तो होता है मापक का, ठीक है। मानचित्र बनेगा मापक पे, अब जबकि स्केच बनेगा बिना मापक पे, तो आप लोग ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक है? तो यह टी हैंगर स्टैंड है, जबकि वान थ्यूनेन ने कृषि, ठीक है, कृषि और स्थिति सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद यानी गुरु को स्टॉप एंड गो थियरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, मलेशिया की स्थानांतरित कृषि कहलाती है? तो इसे कहते हैं लदांग। लदांग को इंडोनेशिया में भी स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, लदांग बोला जाता है, जबकि चेना श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 29, 1:3
2.5 लाख प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्या होता है? तो ए होता है 1 अंश होता है। ठीक है, बीपीएससी में TRE 2.0 में पूछा था 1:50,000 पे। ठीक है, अक्षांश और देशांतरी के बीच की दूरी अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार पूछा था, तो हो गया था सी इसका राइट आंसर, 1:50,000 का। तो बीपीएससी जो हमारा नोट्स प्राप्त किए हैं वो सब यह नोट्स उनको उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, टिहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रुको और जाओ नियतवाद से। क्वेश्चन नंबर हम 31 देते हैं, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो पंख वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है। पंख वर्षा को कीचड़ वर्षा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, तापमंडल का दूसरा नाम है, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 33, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती थी? तो यह उज्जैन से होकर गुजरती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 79 किलोमीटर। इस तरह समझिए, यह है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है 45 डिग्री अक्षांश रेखा। मान लीजिए इधर भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 45 डिग्री अक्षांश रेखा, तो यहाँ पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 79 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, तो यह दिया है नवनियतवाद और वैज्ञानिक नियतवाद, दोनों को जन्म दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से यदि। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो यह 16 जोनों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रीय योजना संबंधित है, तो जो क्षेत्रीय योजना है यह विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो यह कोयाली, कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है, जिसको कहते हैं कायांतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 40, ब्लू कॉलर श्रमिक संबंधित है, तो ब्लू कॉलर जो श्रमिक है वह द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। जो लोग भी नोट लिए हैं हमने वहाँ पे व्हाट्सएप पे बताया हुआ था, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, वाइट कलर, गोल्ड कलर, सब हमने बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के अंतर्गत जिलों का प्रदर्शन किस प्रकार के स्थानिक आंकड़ों द्वारा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा राइट आंसर सी, बहुभुज द्वारा। देखिए बीपीएससी आपको अगर क्वालिफाई करना है पीजीटी एग्जाम, तो आपको प्रैक्टिकल जो 11 और 12 में एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है उसको अच्छे से पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको भौगोलिक चिंतन का इतिहास बुक किसी भी राइटर का पढ़ना होता है। उसके साथ साथ कक्षा 11-12 की आपको एनसीईआरटी खूब बढ़िया से पढ़ना होता है, तभी आपका बीपीएससी एग्जाम 80 जो क्वेश्चन भूगोल का होगा उसमें अधिकतर क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप लोग ये सब केवल एनसीईआरटी 11-12 पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको गलती का एहसास एग्जाम के बाद होगा। ठीक है, अगर आप अभी तक एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल बुक है और भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो बुक है अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर हमारा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 7054351253 पर मैसेज करके निश्चित तौर पे आपको ये दोनों चीज़ें हमने उस प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है अच्छे से। अधिक मतलब प्रैक्टिकल से लगभग 70-80 क्वेश्चन हमने उस प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है 11-12 एनसीईआरटी से। साथ ही साथ भौगोलिक चिंतन इतिहास नामक बुक से हमने 70-80 क्वेश्चन हमने उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है। साथ ही साथ 11-12 पीजीटी का भी हमने एनसीईआरटी का भी हमने उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। तो वह प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग सॉल्व करते हैं निश्चित तौर पे आपको बहुत सारा लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं, भारत में सभी अवधियों में सर्वाधिक अप्रवासी किस देश से आए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा बी, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा प्रवासी आए हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो यह लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 44, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती कहलाती है? तो उसे कहते हैं बंजर व व्यर्थ भूमि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कोयले का मुख्य रूप से उपयोग होता है? तो उसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से अधिक ताप विद्युत में और लौह अयस्क के प्रगलन में। क्वेश्चन नंबर 46, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा बी, 1984 में गेल की स्थापना हुई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं 47, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास कहाँ हुआ था? तो भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल जो प्रयास हुआ था वह आपका हुआ था
बायजे यूएसए में। बायजे जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। 48 का जगह ए कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र जो होसपेट है यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृति प्रक्षेप है? तो यह मर्केटर प्रक्षेप। ठीक, देखिए ये सब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिणी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं पार्कलैंड। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका को पार्कलैंड में कहा जाता है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय मैदान को अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, जबकि सवाना जो है यह अफ्रीका, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। तो अब दक्षिण अफ्रीका पूछ रहा है तो यह हो जाएगा पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में पूछता तो बेल्ट हो जाता। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील तीनों जो है पंपास जो घास का मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है एहर लीच की है, एहर लीच की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें पारितंत्र का विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक संचार साधन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो संसाधन है, संचार साधन है वह दूरभाष और इंटरनेट है, जबकि सार्वजनिक जो संचार है वह टेलीविज़न है। क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो मारमागांव पत्तन, ठीक है, जो गोवा में है, वहाँ से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से होती है? जिसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डायरिया और हेपेटाइटिस दोनों बीमारी जल प्रदूषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से सबसे लंबी अवधि है? तो यूएन जो है सबसे लंबी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? यह है आपका विभेदन क्रिया, वर्तमान वायुमंडल के संशोधन में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं? तो यह स्थल मंडल में सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत भूपर्पटी, ठीक है, और साथ ही साथ ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, पोलर फ्लिंग बल किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपर्दन जो है यह अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 63, असरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव करता है? तो यह तरुणावस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 64, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन की अवधि होगी? तो यह होगी 13 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 13 घंटा 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है? तो उसको कहते हैं अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 65 का अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है तो दाब प्रवणता होती है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कम। ठीक है, जब समदाब रेखाएं दूर दूर होगी तो दाब प्रवणता का मतलब वायु दाब में अंतर। ठीक है, तो अंतर क्या होगा? कम होगा। जब समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो दाब प्रवणता में अंतर अधिक होगा, जब दूर दूर होगी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 67, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं हरिकेन, जबकि बंगाल की खाड़ी में इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं, और बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में इसको जानते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में यानी जापान और चीन के पास उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 67, कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी, जो कुहासा होता है उसमें कोहरे की अपेक्षा जो नमी होती है वह अधिक होती है, यानी कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रंटल वर्षा होती है? तो यह जो बहिरुष्ण चक्रवात होती है उसमें फ्रंटल वर्षा होती है। बहिरुष्ण चक्रवात को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही बहिरुष्ण चक्रवात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्लेटियू स्टेशन स्थित है? तो यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71,
पृथ्वी के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान होता है, यह लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देते हैं, सागरद्वीप संबंधित है, तो यह वर्तमान प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ठीक है, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक जो नहीं है यह है तुंगता। तुंगता मीन्स होता है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को ही तुंगता कहते हैं। तो ऊंचाई जो है महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता। अगर यह स्थल या महाद्वीपीय जल महाद्वीप के अगर तापमान के वितरण को प्रभावित करने का एक कारक हो जाता है, लेकिन महासागरीय जल के तापमान के वितरण का प्रभावित करने वाला कारक यह नहीं है। अक्षांश रेखा है, सनातनी पवन है। ठीक है, उसके बाद महासागरीय धारा है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 74, जहाँ महासागरीय मग्न तट अपेक्षाकृत संकरे होते हैं वहाँ ज्वारी उभार जो होते हैं कैसे होते हैं? तो यहाँ पे निम्न ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, जब सकरा होगा तो निम्न ऊंचाई वाला, और जब विस्तृत होगा तो अधिक ऊंचाई वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में मानचित्र बनाने का कार्य कब शुरू किया गया था? तो यह वैदिक काल में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 77, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो यह बनाती है कार्बोहाइड्रेट। 77 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 78, विश्व का सबसे पुराना मानचित्र पाया गया है? तो यह मेसोपोटामिया में पाया गया था, विश्व का सबसे पुराना मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी की आकृति है? तो यह जियाइड है। ठीक है, जियाइड है, यानी गुलाब भी इसको कहते हैं, गुलाब। ठीक है, ऑप्शन में गुलाब रहे या जियाइड, दोनों आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, निम्नलिखित में से किस गैस को प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यह दोनों जलवाष्प, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार पीजीटी भूगोल विषय का जो कटा जाएगा कितना जा सकता है, यानी आपको कितना क्वेश्चन सही करेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है, देखिए पुरुष अगर आप लोग जनरल हैं, यूआर यानी अनरिजर्व है, ठीक है, तो आपको 120 में 72 से अधिक ही क्वेश्चन लाना है। 72 से अधिक अगर क्वेश्चन आप लोग ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। 72 से ऊपर ही रहे, कम ना रहे। ठीक है, अगर आप लोग पुरुष EWS हैं तो आपको 70 से अधिक क्वेश्चन सही करना है, 70 से अधिक क्वेश्चन। ठीक, अगर आप पुरुष OBC हैं या BC भी कहते हैं बिहार में, तो आपको 70 प्लस क्वेश्चन सही करना है। अगर पुरुष जो आप EBS हैं, ठीक है, EBC हैं, तो आपको 68 प्लस ही क्वेश्चन सही करना है। अगर आप पुरुष SC हैं तो कम से कम 62 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर पुरुष आप ST कैटेगरी के हैं तो कम से कम 55 क्वेश्चन आपको सही करना है। देख लीजिए, इतना क्वेश्चन अगर आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, इतना क्वेश्चन से अधिक आपको प्लस इसमें सब में जोड़ दीजिए, इससे अधिक ही क्वेश्चन आपको सही करना है। पेपर का स्तर, ठीक है, पिछली बार की तरह अगर रहा तो कम से कम इतना क्वेश्चन आपको सही करना है सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, इससे कम अगर करते हैं थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन इससे आपको अगर अधिक क्वेश्चन सही करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना क्वेश्चन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि आपके 80 क्वेश्चन भूगोल के रहेंगे ही साथ 8 क्वेश्चन GS के में भी भूगोल रहेंगे। टोटल 88 क्वेश्चन आपका भूगोल ही मिलेगा आपको 120 में से। तो 88 में अगर कम से कम आप 58 या 60 क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं भूगोल के, तो आप उसमें GS जो 32 बच रहा है भूगोल काटने के बाद है, उसमें अगर आप 10-12 भी कर दें तब भी आपका 70 से ऊपर क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बिहार PGT महिलाओं का अगर कट ऑफ देखा जाए तो आप अगर महिला हैं, अनरिजर्व है यानी जनरल हैं, कम से कम आप जनरल हैं तो 67 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सही करने ही हैं। ठीक है, 67 से कम नहीं करना है। अगर महिला EWS हैं तो कम से कम 63 क्वेश्चन उनको करना है। ठीक है, 63। अगर महिला OBC हैं या BC भी बिहार में कहते हैं, कम से कम 64 क्वेश्चन उनको करना है। महिला EBC हैं, बिहार राज्य की हैं, ठीक है, ये सब बिहार राज्य के लिए है, बाकी ये जनरल अदर राज्य वाले भी हैं। ठीक है, महिला EBC हैं अगर बिहार राज्य के हैं, कम से कम 62 क्वेश्चन उनको सही करना है। महिला अगर SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, बिहार राज्य की हैं, कम से कम उनको 58 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अगर महिला ST हैं, ठीक, बिहार राज्य की हैं, 52 क्वेश्चन अगर सही करती हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो महिला लोग एक बार फिर से आप लोग अपनी कट ऑफ को यहाँ पे देख लीजिए, इतना से कम क्वेश्चन आपको नहीं सही करना है, इससे अधिक ही करना है। ठीक है, अगर इससे अधिक आप लोग क्वेश्चन सही करते हैं निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग जो लोग भी अभी तक हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक है, वह जो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे नहीं डाला गया है,
अगर वो आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर उस प्रैक्टिस सेट को मात्र जो 7 दिन बचा है उसके अंदर आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिस सेट। निश्चित तौर पे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम 7 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक। देखिए अंतिम 7 दिन में आपको कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी 1 महीना 2 महीना 3 महीने से जो भी चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन करना है। यानी NCERT 11-12 की बुक पढ़ना है, या आप लोग नोट्स हमारा लिए होंगे जो लोग भी, उनको बुक नहीं पढ़ना है, केवल नोट्स पढ़ना है। जो लोग किसी और का नोट्स लिए होंगे उनको भी इस समय नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है। अगर जो लोग न किसी का नोट्स लिए हैं न खुद का नोट्स बनाए हैं वह कक्षा 11-12 की NCERT बुक पढ़ेंगे। जो लोग भी हमारे नोट्स लिए हैं उनको केवल और केवल नोट्स पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ जो NCERT जो लोग मेरा नोट्स नहीं लिए हैं, प्रैक्टिकल का अगर बुक उनके पास नहीं है तो वह बुक अगर नहीं पढ़े तो उनके लिए थोड़ा सा घाटा है, ठीक है। अगर जो लोग भी नोट्स लिए हमारा, वह जो प्रैक्टिकल का नोट्स कराया गया है दिया गया है, और साथ ही साथ जो जून वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कराए गए हैं, उसको केवल सॉल्व करना है और नोट्स को प्रैक्टिकल का पढ़ना है। साथ ही साथ माजिद हुसैन का जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास नामक बुक है उसको जो लोग भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, एक बार ज़रूर पढ़ें। जो लोग नोट्स हमारा लिए हैं और प्रैक्टिस सेट उनको दिया गया है वह लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम कल शाम तक या 17 तारीख सुबह तक उनको भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो बुक है उसके इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं 10-15 पेज का हम उनको कल शाम तक या तो परसों सुबह तक जो लोग भी नोट्स लिए हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। और इसमें जो जून वाला प्रैक्टिस सेट हुआ है इसमें हमने उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है इस बुक से, ठीक है। तो इतना ही आपको 7 दिन में पढ़ना है भूगोल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। या नहीं कि अब 7 दिन बचा ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ऐसा लगेगा आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। किसी का देखेंगे क्वेश्चन कहेंगे ये तो हमको आ ही नहीं रहा है तो आप होपलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है अदर यानी अलग अलग चैनलों पे कि वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक। तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और यूट्यूब पे वही क्लास देखिए जो केवल और केवल 11-12 NCERT पढ़ाया जा रहा है भूगोल विषय का PGT वाले के लिए, ठीक है। अगर आपको 9, 10, 8, 7 सबको मिला के पढ़ाया जा रहा है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है PGT वालों को, क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन ही होगा। कारण क्या है, आपको कक्षा 9, 10 में अलग अलग डाटा दिया हुआ है, उसका सन अलग दिया हुआ है, मात्रा अलग दिया हुआ है, 12 में कुछ और है, ठीक है, 6-7 में कुछ और है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 11-12 की जो NCERT है उसी पे आपको विश्वास करना है, उससे नीचे की विश्वास नहीं करना है। जो लोग TGT PGT दोनों एग्जाम देंगे तो उनको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप 9-10 का एग्जाम दे रहे हैं तो कक्षा 9-10 NCERT या SCERT में जो डेट जो सन दिया हुआ है उसी को मानना है, ठीक है। कक्षा 11-12 के अनुसार आपको आंसर नहीं लगाना है, ये इतना ध्यान रहे, ठीक। देखिए अगर आप लोग जितना ही ऊपर ये बताया गया है इतना अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक बढ़िया से तो आप लोग हमारा यानी ज्योग्राफी विद DK का प्रैक्टिस सेट सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि अगर इसको आप लोग नहीं सॉल्व करते एग्जाम के बाद ज़रूर पछताएंगे। इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जो पूर्णतः PGT के सिलेबस पर आधारित है इसमें, ठीक है। स्तर को मेंटेन किया गया है, कक्षा 11-12 का जो स्तर है उसी के अनुसार क्वेश्चन को रखे गए हैं। यह प्रैक्टिस सेट मात्र 150 रुपये में आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट ही लीजिए। अगर किसी के पास क्षमता है कि 5 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तो वह 20 प्रैक्टिस सेट भी ले सकता है, लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप 10 प्रैक्टिस सेट लेके उसको बार बार ज़रूर सॉल्व करें, निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए और बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।